अगला देखो, इट कुड बी योर्स इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड मी 3 वीक्स अगो। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो हम देखेंगे तो एगो लिखा हुआ है, एगो के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, तो ये ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, ये कंडीशन है, ये पास्ट की कंडीशन है। ये इफ क्लॉज लिखी ना, इफ क्लॉज, तो अगर हमने यहाँ पे इफ क्लॉज लिखी है तो इसका मतलब ये सिचुएशन पास्ट का इमेजिनेशन है, ये पास्ट की कंडीशन है। जब हम कोई पास्ट की कंडीशन या पास्ट की सिचुएशन को इफ के साथ लिखते हैं तो हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो हैड कॉन्टेक्टेड हमने लिखा ये ठीक है, हैज कॉन्टेक्टेड नहीं आएगा, कॉन्टेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, वुड हैव कॉन्टेक्टेड तो इफ क्लॉज में आता ही नहीं है, वुड हैव है, वुड हैव, विल, शैल ही मेन क्लॉज में यूज होते हैं, कंडीशनल के, इफ क्लॉज में नहीं यूज होते। तो जो लिखा है वही सही है, नो इम्प्रूवमेंट। तो जो हमारी इफ क्लॉज होती है ना बच्चे, उसमें अगर हम पास्ट का कोई सिचुएशन इमेजिन करें तो उसको हमें हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ही लिखना चाहिए, ठीक है। कई बार हमसे गलती क्या हो जाती है, हम एगो को देखकर वहां पे पास्ट इंडेफिनिट लिख देते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये जो हमने लिखा है ना, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। बच्चा क्या करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। कंडीशनल में पढ़ा था ना कि इफ क्लॉज में जो हम लिखते हैं वर्ब्स वो सब्जेक्टिव मूड होती हैं, ठीक। तो जो हमने लिखा है, इट कुड हैव, इट कुड बी योर्स, ये तुम्हारा हो सकता था। इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड मी 3 ईयर्स अगो, अगर तुमने मुझे 3 हफ्ते पहले कांटेक्ट कर लिया होता, ठीक है। बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं कांटेक्ट किया। अब तुमने कांटेक्ट नहीं किया इसीलिए अब ये तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। तो ये जो कंडीशन है ये पास्ट की है और जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट का है। हमने कल पढ़ा था ना, कंडीशन पास्ट में तो रिजल्ट प्रेजेंट में भी आ सकता है, ठीक। तो सही आंसर है क्या, जो लिखा है वही, नो इम्प्रूवमेंट। ये एगो लिखा है, इसकी मदद लेना। एगो का मतलब ये कंडीशन पास्ट की है, अगर ये कंडीशन पास्ट की है तो इफ क्लॉज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगला देखो, एज सुन एज इट विल स्टॉप रेनिंग। अब देखो, एज सुन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है बच्चे, ठीक है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं उनमें हमें किसी फ्यूचर एक्शन को रेफर करना हो तो प्रेजेंट टेंस लिखना चाहिए और मेन क्लॉज में फ्यूचर लिखना चाहिए। तो जो मेन क्लॉज हमने लिखी है उसमें फ्यूचर है वो ठीक है, लेकिन एज सुन एज के साथ लिखी क्लॉजेस सबऑर्डिनेट होती हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में फ्यूचर एक्शन को रेफर करना हो तो प्रेजेंट टेंस लिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो स्टॉप्स, एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग, जैसे ही बारिश बंद होगी। अगला देखो, वी डोंट हैव सो मेनी फैसिलिटीज इन पास्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमने लिखा ना डोंट हैव, ये टेंस है, ये जो हमने लिखा ये टाइम है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन पास्ट नहीं लिखा होता तो ये सही है, वी डोंट हैव सो मेनी फैसिलिटीज। अगर इन पास्ट नहीं लिखा होता तो ये सही है, लेकिन इन पास्ट लिख दिया तो पता चल गया टाइम पास्ट का है। तो अगर टाइम पास्ट का है तो जिस एक्शन का टाइम है वो एक्शन भी पास्ट का हो जाएगा। पास्ट का एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखो, डिडंट, वी डिडंट हैव सो मेनी फैसिलिटीज। अगला देखो, हिज एम्प्लॉइज वर आस्किंग फॉर अ रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। अब देखो यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने लिखा हुआ है, तो ये ड्यूरेशन है। तो अगर ये ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के साथ में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस तो लिख नहीं सकते। तो ये जो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है वर आस्किंग, ये गलत। आर आस्किंग लिखेंगे तो वो गलत, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ, कि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अब मतलब बहुत समय हो गया तब से वो मांग कर रहे हैं, अभी भी। नाउ का मतलब ये सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर ये सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट करती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप नहीं लिख सकते। आपका आंसर हो जाएगा हैव बीन आस्किंग। अगर नाउ नहीं लिखा होता तो हम आस्ट भी लिख सकते थे, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे, हिज एम्प्लॉइज आस्क्ड फॉर अ रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत समय तक उन्होंने बढ़ोतरी की मांग की पास्ट में। लेकिन नाउ लिखा तो उससे हम जान गए कि जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है। अगर प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लिख पाएंगे, तो फिर वो जो हमारा सी ऑप्शन है वो गलत हो गया, ठीक है। और ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हो गए क्योंकि ड्यूरेशन के साथ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिखते। ड्यूरेशन के साथ या तो इंडेफिनिट टेंस आता है या परफेक्ट आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, ठीक है। अगला देखो, माई फ्रेंड हैज बीन रेडी फॉर द पार्टी सिंस ही हैज रिसीव्ड द इन्विटेशन। अब हमने पढ़ा है कि सिंस का यूज जब भी हम करते हैं किसी टाइम पॉइंट को लिखने के लिए, मान लो हम सिंस के साथ में कोई टाइम पॉइंट मेंशन कर दें कि मेरा फ्रेंड जो है वो तैयार है पार्टी के लिए। कब से तैयार है, जब से उसको इन्विटेशन मिला। तो ये जो सिंस है ये प्रेपोजिशन हो गया। अब हमें पता है कि सिंस को जब हम एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसके साथ लिखे गए टाइम के पॉइंट हमेशा पास्ट के होते हैं। अगर हम किसी एक्शन को लिखेंगे टाइम पॉइंट बना के सिंस के साथ में तो वो भी पास्ट का होगा। पास्ट का होगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। सिंस ही रिसीव्ड द इन्विटेशन, जब से उसको इन्विटेशन मिला। तो इन्विटेशन कहाँ मिला होगा, पास्ट में। रेडी वो तब से पार्टी के लिए हो गया।
तो सिंस के साथ लिखे गए टाइम के पॉइंट्स जो होते हैं वो पास्ट के होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी एक्शन का यूज करें टाइम के उस पॉइंट को रेफर करने के लिए तो वो भी पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना। वी हैव लिटिल डाउट, अब वी हैव लिटिल डाउट का मतलब है वी हैव ऑलमोस्ट नो डाउट, कि हमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमें कोई डाउट नहीं है तो इसका मतलब ये लिखी गई सिचुएशन क्या है, सर्टेनिटी है। अगर डाउट नहीं है तो इसका मतलब हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये लिखा गया स्टेटमेंट हमारी श्योरिटी को और सर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो वेदर गलत है, दैट लिखो। तो ये जो लिटिल होता है ना बच्चे, इसका मतलब नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। वी हैव लिटिल डाउट का मतलब वी हैव ऑलमोस्ट नो डाउट, कि हमें डाउट नहीं है। अगर हमें डाउट नहीं है तो इसका मतलब हम इस बात को लेकर श्योर हैं। अगर श्योर हो तो फिर वेदर मत लिखो, वेदर तो अनसर्टेनिटी के लिए आता है। अगला देखो, वी विल कंसिडर योर एप्लीकेशन इफ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ये क्या है, ये कंडीशनल है, ठीक। आप देखोगे यहाँ पे मेन क्लॉज फ्यूचर में और ये जो हमारी इफ क्लॉज है वो भी फ्यूचर में है। तो हमें पता है कि इफ क्लॉज तो फ्यूचर में हो नहीं सकती। इफ क्लॉज या तो प्रेजेंट टेंस में होती है या पास्ट टेंस में होती है, पास्ट परफेक्ट में होती है। अब यहाँ पे हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो इसका मतलब ओपन कंडीशनल है। अगर ये ओपन कंडीशनल है तो इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में इसमें तो है नहीं, ठीक है, इसमें भी है नहीं, इसमें भी है नहीं, इसमें है। तो ये ओपन कंडीशनल है। ओपन कंडीशनल में मेन क्लॉज फ्यूचर में होती है और इफ क्लॉज प्रेजेंट में होती है, ठीक है। अगला देखो, वी वुड रादर यू कम विद अस। अभी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझना बच्चों। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक दो छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे हमने लिखा आई वुड रादर प्रेफर टू स्टे अलोन। ठीक है, अब जो लोग जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो थोड़ा सा ये बात ध्यान रख लेंगे कि जो वुड रादर फ्रेज होती है ना बच्चे, ये मॉडल फ्रेज होती है। इसका यूज हम किसी पर्सन की प्रेफरेंस को शो करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जब हमें किसी पर्सन की प्रेफरेंस बतानी होती है ना कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक। तो ये जो वुड रादर के साथ में हमने यूज किया है प्रेफर, इसकी जरूरत नहीं थी। अगर हम प्रेफर यूज कर रहे हैं तो रादर नहीं यूज करना चाहिए, वुड रादर यूज कर रहे हैं तो प्रेफर टू नहीं लिखना चाहिए। तो कुल मिला के हमने गलत लिख रखा है। अब हम कैसे इसको सही करें, तो इसको ना सही करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो तरीका है कि आप रादर हटा दो, ठीक है, वुड रादर की जगह सिंपल वुड लिख दो, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, प्रेफर मेन वर्ब हो जाएगा, और ये ऐसे लिख दो, वी वुड प्रेफर टू स्टे अलोन, रादर ड्रॉप कर दो। दूसरा ऑप्शन है, एक और दूसरा ऑप्शन है कि आप वुड रादर लिख लो, प्रेफर ड्रॉप कर दो। आई वुड रादर स्टे अलोन। ठीक है, ऐसे लिख दो। अब जब आप वुड रादर लिखोगे तो वुड रादर जो मॉडल फ्रेज है ये क्या शो कर रही है, प्रेफरेंस, कि आपकी प्रेफरेंस है। क्या प्रेफरेंस है, अकेले रुकना। तो ये एक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा आई सब्जेक्ट है वही प्रेफर कर रहा है और उसी को वो काम करना है जिसको वो प्रेफर कर रहा है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ये ठीक है। आई वुड रादर स्टे अलोन, भाई मैं तो अकेले रुकना पसंद करूंगा, मतलब मेरी प्रेफरेंस है अकेले रुकना, ठीक है। चलो, अब यहीं पे एक मैं दूसरा स्ट्रक्चर आपको लिखता हूं, समझाता हूं। एक मैंने दूसरा सेंटेंस यहां पे लिखा, आई वुड रादर ही स्टेज विद मी। आई वुड रादर ही स्टेज विद मी। अब देखो, वुड रादर जो मॉडल फ्रेज होती है प्रेफरेंस शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसकी है, आई की। क्या आई की प्रेफरेंस है कि जो ही है वो मेरे साथ रुके। तो यहाँ पे जो एक्शन है स्टेज, उसका डूअर कौन है, ही। तो अब ये डिफरेंस समझना, यहां पर आई प्रेफर कर रहा था कि वो अकेले रुकेगा, तो ठीक है वो प्रेफर कर रहा था अकेले रुकना तो वो रुक भी सकता है।
लेकिन यहाँ पर आई ये प्रेफर कर रहा है कि ही जो है वो उसके साथ रुके। तो अगर आई ऐसा चाहता है कि ही उसके साथ रुके तो इसका मतलब है ही उसके साथ नहीं रुक रहा होगा, क्योंकि अगर ही उसके साथ रुक रहा होगा तो वैसा चाहेगा क्यों ही उसके साथ रुके। तो इसका अंडरस्टूड मीन हो गया बट ही डजंट। आई वुड रादर ही स्टेज विद मी बट ही डजंट, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रुके, लेकिन अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रुके तो इसका मतलब वो कहीं और रुक रहा होगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रुके लेकिन वो रुक कहीं और रहा होगा। तो लिखा गया स्टेटमेंट क्या हो गया, अनरियलिटी हो गया। ये मेरी विश हो गया ना, ये मेरी इमेजिनेशन हो गया, मेरी विश हो गया, ये रियलिटी तो है नहीं। अगर ये रियलिटी नहीं है तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखो स्टेड। तो आंसर ही है आई वुड रादर ही स्टेड विद मी। तो जब हम वुड रादर का यूज करते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कि प्रेफर कोई कर रहा है लेकिन एक्शन किसी और को करना है, तो वो वहां पे हमेशा अनरियलिटी ही होता है। अनरियलिटी होता है तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज क्या करो। अब ऊपर देखो वहां पे क्या लिखा, वी वुड रादर यू कम विद अस, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। ठीक है, वी वुड रादर यू कम विद अस बट यू डोंट, लेकिन तुम नहीं आओगे, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ आ रहे होते तो हम ऐसा चाहते क्यों तुम हमारे साथ आओ, और अगर हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ इसका मतलब तुम जा कहीं और रहे हो। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है वो मेरी विश हो गया, ये रियलिटी नहीं है, विश हो गया। अगर ये विश हो गया रियलिटी नहीं है तो हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड लिखना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। तो ये जो वुड रादर जब हम लिखते हैं ना, तो अगर हम इसके बाद में सब्जेक्ट चेंज कर दें एक्शन का तो वो हमेशा इमेजिनेशन या अनरियलिटी हो जाता है। तो उसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखा करो, जैसे हम इट इज हाई टाइम के साथ लिखते हैं, एज इफ के साथ लिखते हैं, एज दो के साथ लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। आई विश आई हैव सम आइडिया व्हेन द गेस्ट विल अराइव। अब कोई पर्सन कह रहा है कि काश मुझे पता होता है गेस्ट कब आएंगे। तो ये उसको पता नहीं है, उसको आइडिया वाइडिया है नहीं, लेकिन वो चाहता है कि उसको काश पता होता। हमें कैसे पता है कि इसको नहीं पता है, क्योंकि आई विश लिखा हुआ है। तो अगर आई विश लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो पर्सन ऐसा इमेजिन कर रहा है। तो अगर ये इमेजिन कर रहा है तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड लिखो हैड। आई विश आई हैड सम आइडिया, अंडरस्टूड मीन हो जाएगा बट आई डोंट हैव। आई विश आई हैड सम आइडिया बट एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगला देखो, 3 years have elapsed since I had gone to the city। अब देखो यहाँ पे हमने since का जो यूज किया हुआ है, जब preposition यूज किया है, इसके साथ हम टाइम पॉइंट लिख रहे हैं। कोई पर्सन कह रहा है कि 3 साल बीत चुके हैं। कब से 3 साल बीत गए, पास्ट में कुछ हुआ होगा तब से। तो हम since के साथ यहाँ पे पास्ट के एक टाइम पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि since के साथ लिखे गए टाइम के पॉइंट हमेशा पास्ट के होते हैं। अगर हम किसी एक्शन को यूज करें उस टाइम पॉइंट को रेफर करने के लिए तो एक्शन भी पास्ट का होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। ये हैड गॉन लिखा हुआ है, गलत। ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, गलत। ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में लिखा हुआ है, गो वर्ब का पैसिव बन नहीं सकता, तो गलत। ये आंसर। गो वर्ब जो होती है ना बच्चे, वो इंट्रांसिटिव होती है, उसका पैसिव नहीं बनता है, ध्यान रखना। वॉज और गो जो दोनों वर्ब होती हैं वो दोनों इंट्रांसिटिव होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेंट। 3 years have elapsed since I went to the city। They hadn't realized that their luggage had been stolen। अब किसी पर्सन को रियलाइज नहीं हुआ कि उनका लगेज चोरी हो गया। तो लगेज चोरी हुआ होगा पास्ट ऑफ पास्ट में, रियलाइज होता है बाद में। तो जो काम बाद में होता है उसको हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले हो जाता है उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो हमने पास्ट परफेक्ट में लिखा है ठीक है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखा ये गलत है। तो लिखो डिडंट रियलाइज। रियलाइज बाद में होता है और जो हो चुका होता है वो पहले हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। रियलाइज होता है बाद में तो उसको हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अगला देखो, वी डिमांड दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बैक बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड है, क्या डिमांड है, ये जो डिसीजन है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैक लिया जाए। तो ये इनडायरेक्ट डिमांड हो गई, ये इनडायरेक्ट डिमांड हो गई। तो अगर ये इनडायरेक्ट डिमांड हो गई तो इसको हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो वर्ब की बेस फॉर्म लिखोगे तो हैज बीन हट जाएगा, उसकी जगह बी आ जाएगा, बी टेकन बैक। वी डिमांड दिस डिसीजन बी टेकन बैक बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भाई हम डिमांड करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस डिसीजन को बैक ले। अगला देखो, द पुअर मैन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर दैट ही हैज गिवन हिम समथिंग टू ईट। पुअर मैन ने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, कि वो उसको कुछ खाने के लिए दे। तो ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट हो गई। पुअर मैन ने ऐसा उससे कहा कि वो उसको कुछ खाने को दे दे। अब उसने खाने को दिया या नहीं दिया वो हमें नहीं पता, लेकिन पुअर मैन ने रिक्वेस्ट ये करी थी। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखोगे तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो लिखो गिव, गिव गेव नहीं,
ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है बच्चे। द पुअर मैन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, पुअर मैन ने रिक्वेस्ट की शॉपकीपर से, तो उसने दिया या नहीं दिया हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसने ये रिक्वेस्ट की थी, तो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लिखो, वर्ब की बेस फॉर्म गिव। अगला देखो, सिंस टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल जो होता है वो इंडेफिनिट टाइम होता है, ना वो कोई डेडिकेटेड पॉइंट होता है, ना कोई डेडिकेटेड ड्यूरेशन होता है, तो उसके साथ सिंस नहीं फ्रॉम का यूज किया करो, पढ़ाया था क्लास में, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अगला देखो, द मूवी ऑलरेडी बिगन बाय देन, अगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है तो ऑलरेडी का मतलब बाय नाउ या बाय देन होता है, तो ऑलरेडी का यूज हम मोस्टली उन सिचुएशंस में करते हैं जहां पे कोई काम हो चुका होता है, किसी दूसरे काम के होने से पहले हो चुका होता है, तो ये बताने के लिए हम बाय नाउ का यूज करते हैं, तो इसके साथ परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये काम पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले हुआ होगा, अगर ये काम पास्ट में किसी दूसरे से पहले हो गया होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो, हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है, तो इसको लिखो द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन बाय देन, मूवी तो पहले ही तब तक शुरू हो चुकी थी, मतलब हम पहुंचे कहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले मूवी वहां पे शुरू हो गई, तो जब हम ऑलरेडी लिखते हैं तो ऑलरेडी का मतलब बाय नाउ या बाय देन होता है, तो उसके साथ मोस्टली हमें परफेक्ट टेंसेस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अगला देखो, आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग दैट आई एवर वॉन्टेड टू डू इज टू राइट नॉवेल्स, कि मैं इस बात को लेकर कन्विंस था, तो ध्यान से देखो, ये जो आपकी मेन क्लॉज है ना ये पास्ट में, अगर आपकी मेन क्लॉज पास्ट में तो आगे आप जो भी कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखोगे वो पास्ट की हो जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमने इज लिख रखा है, ये पास्ट तो नहीं है, तो ये गलत, ठीक है, यहाँ पे वांट लिख रखा है, ये गलत, ठीक है, यहाँ पे इज लिख रखा है, ये गलत, ये आंसर। अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो, ठीक है, अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो तो जो उसके लिए आप कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखोगे वो भी पास्ट की होगी, अगर वो पास्ट की होगी तो उसमें प्रेजेंट तो आएगा नहीं, तो ये इज गलत, ये वांट गलत, ये इज गलत, ये सब गलत हो गए, बस एक ही ऑप्शन है जो सही हो सकता है वो है बी, क्योंकि यहाँ पे मेन क्लॉज पास्ट में ना, तो सारी क्लॉजेज आगे की पास्ट में लिखनी पड़ेंगी, तो बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अगला देखो, व्हेन वी रीच देयर इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो अब देखो ये जो हमने सिंस मॉर्निंग लिखा है ना बच्चे, ये मॉर्निंग फ्यूचर का टाइम है, ये मॉर्निंग अभी की नहीं है, पास्ट की नहीं है, ये फ्यूचर की है। हमने पढ़ा है कि सिंस के साथ लिखे गए जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो पास्ट के होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमने टेंस लिखा है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब बारिश हो रही होगी फ्यूचर में, तो फ्यूचर के पॉइंट्स के लिए सिंस नहीं यूज होता है, सिंस की जगह फ्रॉम लिखा करो, ये क्लास में भी हमने पढ़ा होगा, तो फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज किया करो, सिंस का यूज केवल उन्हीं पॉइंट्स के लिए किया जाता है जो पास्ट के हों। अगला देखो, बिफोर द सनसेट द वर्क हैड कंप्लीटेड, इसका आंसर सभी लोग अपने आप बताओ, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना बच्चों इसका आंसर अपने आप बताओ एक बार, सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, सही तो नहीं है, कहीं ध्यान से देखो, ऐसा तो नहीं है कि सही हो गया हो, जैसे हमने लिखा बिफोर द सनसेट, सनसेट हुआ उससे पहले, द वर्क हैड कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया, तो सनसेट हुआ पास्ट में, काम पूरा हो गया उससे भी पास्ट में, तो देखो सनसेट हुआ पास्ट में, काम पूरा हो गया उससे भी पास्ट में, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, सही लिखा हुआ है, लेकिन बस एक दिक्कत है कि जो सब्जेक्ट है वर्क, वर्क ने कंप्लीट नहीं किया, वर्क को किसी और ने कंप्लीट किया होगा, तो ये पैसिव होना चाहिए था, पैसिव बनाने के लिए बीन लिखो, तो काम पूरा अपने आप नहीं हुआ है, उसको किसी ने पूरा किया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बिफोर द सनसेट, सनसेट हुआ, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, उससे पहले काम पूरा किया जा चुका था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो कौन है, वर्क, वर्ब क्या है, कंप्लीट, वर्क कंप्लीट नहीं करता, वर्क को कोई और कंप्लीट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर वर्ब के साथ में लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब का डूअर ना हो, कोई और डूअर हो, वर्ब पैसिव लिखनी चाहिए, ठीक है, तो पैसिव वर्ब लिखोगे तो हैड बीन कंप्लीटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो टेंस सही था, पास्ट परफेक्ट, वॉइस गलत थे।
अगला देखो, अ हाई स्कूल स्टूडेंट इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अंडरस्टैंड नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब होती है बच्चे। अंडरस्टैंड जो होती है वो नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब है, मतलब इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अगर इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नॉट अंडरस्टैंड इवन, तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, नॉट लिखा लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, तो ये गलत। डज नॉट इवन अंडरस्टैंड, डज नॉट अंडरस्टैंड इवन। अब हमें ये देखना है कि इवन को कहाँ लिखना चाहिए। इवन जो होता है ना वो फोकस और एम्फिसाइज करने के लिए होता है, जिसको ये फोकस एम्फिसाइज करने के लिए होता है, जिसको ये फोकस या एम्फिसाइज करने के लिए होता है, ठीक है, ये उसके पहले लिखा जाता है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है बच्चों, इसमें देखो कि हम इवन का यूज किसको हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं। हम इवन लिखकर अंडरस्टैंड वर्ब को हाईलाइट कर रहे हैं कि समझते तक नहीं है, या हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि बेसिक्स तक नहीं समझते, बाकी चीजें छोड़ो नहीं समझते लेकिन बेसिक्स तक नहीं समझते। तो यहां पर हम किसको कर रहे हैं हाईलाइट, इस बात को कि वो बेसिक्स तक नहीं समझते। जो बेसिक्स है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स के, वो तक उन्हें नहीं पता होते। तो जो फोकस किया जा रहा है वो बेसिक्स को किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर बेसिक्स को फोकस किया जा रहा है तो हम इवन का पोजीशन बेसिक्स से पहले रखेंगे। अगर बेसिक्स से पहले रखेंगे तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अ हाई स्कूल स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड इवन द बेसिक्स। बाकी चीजें छोड़ो, एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं पता लेकिन उसको बेसिक तक नहीं पता। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट हमने लिखा है ही विल इजिली गेट अ जॉब इन केस ही इंप्रूव्स हिज आईटी स्किल्स। अब हमने कंजंक्शन में पढ़ा था कि इन केस का यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस में जहां पे कोई कंडीशन बाद में बनेगी, उसके लिए काम हम पहले से कर रहे हैं। इफ का यूज हम करते हैं उन कंडीशंस में जहां पर कोई पहले कंडीशन हो जाती है फिर बाद में उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ही विल इजिली गेट अ जॉब इन केस ही इंप्रूव हिज आईटी स्किल्स। तो पहले उसको आईटी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, बाद में उसको जॉब मिलेगी। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये कंडीशन होगी पहले। अगर वो अपनी आईटी स्किल्स को इंप्रूव कर लेगा तो उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये कंडीशन है जो पहले होगी। अगर ये कंडीशन पहले होगी तो इन केस हटाओ, इफ लिखो। ही विल इजिली गेट अ जॉब, उसको आसानी से जॉब मिल जाएगी अगर वो अपने आईटी स्किल्स को इंप्रूव कर ले। ठीक है, तो इफ और इन केस का जो डिफरेंस हमने सीखा था, ये उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। अगला देखो, इट इज डाउटफुल इफ देयर विल बी एनी सीट्स लेफ्ट वैकेंट। ये डाउटफुल है, तो अगर कोई सिचुएशन डाउटफुल है तो वो अनसर्टेन है, आप उसको लेके श्योर नहीं हो क्योंकि आपको डाउट है। तो अगर ये अनसर्टेन सिचुएशन है तो ये फटाओ वेदर लिखो। अनसर्टेनिटी के लिए वेदर का यूज क्या करो हमेशा। अगला देखो, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। तुम्हें बुक फेयर जाना चाहिए चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना पसंद हो। तो एक चीज तो ध्यान देना कि लाइक वर्ब नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब होती है तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। लाइक वर्ब जो होते हैं ना बच्चे, नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब होती है तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो जो हमने लाइकिंग लिखा है ना वो गलत। ठीक, अब उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे लिखा और, पसंद हो या नहीं पसंद हो। ठीक, तो उसके साथ में इफ नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। अब हमने लिखा यू मस्ट गो टू द बुक फेयर, कि तुम्हें बुक फेयर जाना चाहिए, ऑल्दो यू लाइक इट। ऑल्दो मतलब जो है वो रिजल्ट के लिए न्यूज होता है, कंडीशन के लिए यूज होता है, तो ये कंजंक्शन गलत है। इफ यू लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद है, वेदर यू लाइक इट, चाहे पसंद हो या ना पसंद हो। तो देखो अब हम किसी पर्सन से कह रहे हैं इफ यू मस्ट गो टू द बुक फेयर वेदर यू लाइक इट। तो अगर वेदर आप लिख दोगे तो ये कंडीशन नहीं बनेगा। अब हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि उसको बुक फेयर जाना चाहिए अगर उसको पसंद है। ठीक है, अगर उसको पसंद है जाना तो उसको जरूर जाना चाहिए, नहीं पसंद है तो ना जाए। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते बुक फेयर में जाने के लिए कि तुम्हें बुक फेयर जाना ही है, कंपेल नहीं कर सकते इस तरीके की सिचुएशन में। तो अगर कंपेल नहीं कर सकते तो कोई पर्सन वहां तभी जाए जब उसका अपना मन हो। इफ यू लाइक इट, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इफ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद है तो जरूर जाओ, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, अपना ये रुको। अगला देखो, दे सजेस्टेड दैट ईच प्लेयर डज इज बेस्ट ऑन द फील्ड। उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, दैट ईच प्लेयर डज इज बेस्ट। तो ये इनडायरेक्ट सजेशन हो गया। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया तो ये इनडायरेक्ट सजेशन हो गया। अगर ये इनडायरेक्ट सजेशन हो गया, ठीक है, तो हमें इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लिखोगे तो डज की जगह डू आ जाएगा। तो लिखो दे सजेस्टेड दैट ईच प्लेयर डू हिज बेस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
अगला देखो, इसका आंसर अपने आप बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां देखो, ये जो हमने कट लिखा है ना बच्चे, कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म कट होती हैं, ठीक है। कट 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 होता है, सबको पता ही होगा। ये जो हमने कट लिखा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। आपको सोचेगा भाई ये कैसे पता है सेकंड फॉर्म है, क्या पता फर्स्ट फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो। तो फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती ना तो इसको लिखना पड़ता है कट्स, सिंगुलर है ना तो कट्स लिखना पड़ता है। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया, लेकिन ध्यान दो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना नहीं चाहिए, ये एक प्रोवर्ब है। ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। अगर ये प्रोवर्ब है तो प्रोवर्ब्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो डायमंड कट्स डायमंड, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। अगला देखो, एज सुन एज वी हियर फ्रॉम द सप्लायर्स, जैसे ही हमें सप्लायर से कोई जानकारी मिलेगी, वी विल लेट यू नो, हम आपको बता देंगे, व्हेन द गुड्स हैव बीन इन स्टॉक। अब ध्यान से देखो क्या है कि हम तुम्हें बता देंगे, ये मेन क्लॉज है। क्या बता देंगे कि जो वस्तुएं हैं, जो चीजें तुमने ऑर्डर की हैं, ठीक है, वो स्टॉक में कब आएंगी, ठीक। तो ये हमने जो बात कर रहे हैं वो फ्यूचर की है। अगर ये फ्यूचर की है और ये जो व्हेन के साथ हमने क्लॉज लिखी है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो इसमें फ्यूचर आएगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, पास्ट की बात हो नहीं रखी तो वर नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। तो या तो हम लिख दें व्हेन द गुड्स हैव बीन इन स्टॉक, या हम लिख दें आर इन स्टॉक। अब हैव बीन जो होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक तरीके से पास्ट का ही एक्शन होता है, तो वो भी गलत हो गया। आंसर है आर, व्हेन द गुड्स आर इन स्टॉक। तो जब हम कभी फ्यूचर एक्शन को रेफर करते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कहो, उसको प्रोवर्ब होती है। डायमंड कट्स डायमंड एक प्रोवर्ब होती है बच्चे। तो जैसे हमने लिखा ना व्हेन द गुड्स आर इन स्टॉक, तो हमने टेंस कौन सा लिखा, प्रेजेंट आर। लेकिन चूंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो फ्यूचर हो गया। वी विल लेट यू नो व्हेन द गुड्स आर इन स्टॉक, जब चीजें स्टॉक में आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो कहने का मतलब अभी वो स्टॉक में है नहीं, वो आएंगे स्टॉक में फ्यूचर में, तो हम बताएंगे अभी फ्यूचर में, तो दोनों काम फ्यूचर में होंगे। तो हम मेन क्लॉज वाला एक्शन है उसको तो लिखेंगे फ्यूचर में, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वाला लिखेंगे प्रेजेंट में, तो ये रहा आंसर। अगला देखो, इफ आई एम एबल टू गो बैक इन टाइम आई वुड हैव किल्ड हिटलर। अगर मैं समय में वापस जा पाऊं तो मैं जाके हिटलर को मार दूं। समय में कोई वापस नहीं जा सकता, तो ये इमेजिनेशन हो गया, ठीक है। ये इमेजिनेशन हो गया, अनरियलिटी हो गई, नोबडी कैन गो बैक इन टाइम। तो अगर ये इमेजिनेशन हो गया, अनरियलिटी हो गई, तो इसको हमें लिखना चाहिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, वर। इफ आई वर एबल टू गो बैक इन टाइम बट आई एम नॉट एबल टू गो बैक इन टाइम, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, वर। तो ऐसी सिचुएशंस जो कि अब्सोल्यूट अनरियलिटीज होती हैं, परमानेंट अनरियलिटीज होती हैं, टाइम में वापस जाना ना पास्ट में पॉसिबल था, ना आज पॉसिबल है, ना फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस जो परमानेंट इमेजिनेशंस होती हैं उनको हमेशा ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ लिखा करो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर, इफ आई वर एबल टू गो बैक इन टाइम। अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा, बट आई एम नॉट एबल। अगला देखो, दे वुड नो इंग्लिश वेल नाउ इफ दे वर्कड हार्डर लास्ट ईयर। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने कंडीशनल लिखा, कंडीशनल में जो हमारा रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है, कि वो आज अच्छी इंग्लिश जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं, चलो कोई बात नहीं। इफ दे वर्कड हार्डर लास्ट ईयर, अगर वो लास्ट ईयर में मेहनत कर लेते, तो ये जो कंडीशन है वो पास्ट की है, तो रिजल्ट प्रेजेंट में है, कंडीशन पास्ट में। तो अब एक चीज समझो, अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है और कंडीशन पास्ट में, तो रिजल्ट प्रेजेंट का है तो वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, लिखी हुई है। अगर कंडीशन पास्ट की है तो पास्ट की कंडीशन को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हैड वर्कड। तो लिखो दे वुड नो इंग्लिश वेल इफ दे हैड वर्कड हार्डर लास्ट ईयर बट दे डिडंट, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। तो अगर उन्होंने लास्ट ईयर मेहनत कर ली होती, जो उन्होंने नहीं की, तो आज उनकी इंग्लिश अच्छी होती, जो कि नहीं है। तो कंडीशन है पास्ट की, रिजल्ट है प्रेजेंट में। कंडीशन पास्ट की है इसीलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, रिजल्ट प्रेजेंट में है इसलिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगला देखो, द बॉय हैज बीन इल फॉर 3 days व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट फॉर। जब डॉक्टर को बुलाया गया तब, तो यहाँ पे देखो ये टाइम पास्ट का है,
तो कहने का मतलब कोई लड़का है वो 3 दिन तक बीमार रह चुका था जब डॉक्टर को बुलाया गया उससे पहले, ठीक है। तो डॉक्टर को बुलाया गया पास्ट में, तो बीमार रहने वाला काम हो चुका होगा 3 दिन तक, उससे भी पास्ट में, तो ये क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। क्योंकि डॉक्टर को बुलाया गया पास्ट में, तो बच्चा बीमार उससे पहले रहा होगा, तो वो हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा नहीं, ये गलत। पास्ट इंडेफिनिट आएगा नहीं, ये गलत, ठीक है। 3 days ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है, तो सिंस ये गलत, ये आंसर। द बॉय हैड बीन इल फॉर 3 days, 3 दिन से बच्चा बीमार था जब डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया पास्ट में, बच्चा बीमार था उससे भी पहले, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिख दिया। अगला देखो, एज लॉन्ग एज इट विल रेन, एज लॉन्ग एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं उनमें अगर हमें फ्यूचर एक्शन को रेफर करना हो तो प्रेजेंट टेंस लिखना चाहिए। तो ये जो हमने विल रेन लिखा ना, ये गलत है, लिखो रेन्स, ठीक है। एज लॉन्ग एज इट रेन्स, जब तक बारिश होगी, वी शैल हैव टू स्टे हियर, जब तक बारिश होगी हमें यहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, इट इज रिक्वायर्ड दैट ईच ऑफ योर पेरेंट्स हैव साइंड दिस एप्लीकेशन, ये जरूरी है। क्या जरूरी है, कि ईच ऑफ योर पेरेंट्स हैव साइंड दिस एप्लीकेशन। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है नेसेसिटी। रिक्वायरमेंट लिखा ना, तो एक नेसेसिटी है। नेसेसिटी है तो हम इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखेंगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। अगर इसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखोगे तो वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो हैव साइंड की जगह लिखो साइन, हैव साइंड की जगह लिखो साइन। अगला देखो, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली इंसिस्टेड दैट ही ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग अब्रॉड। उसके परिवार के सभी लोगों ने इंसिस्ट किया, क्या इंसिस्ट किया, कि वो बाहर जाने का अपना प्लान ड्रॉप कर दे। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट डिमांड, कि उसके परिवार के सभी लोगों ने ऐसी डिमांड की, क्या डिमांड की, कि वो अपना विदेश जाने का प्लान छोड़ दे। तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो जो हमने ड्रॉप लिखी वो बेस फॉर्म ही है, वो सही है। बाकी ये ड्रॉप, डैड ड्रॉप से, विल ड्रॉप है, ये सब गलत है, ठीक है। आगे देखें, वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री टुडे इफ वी गॉट फ्रीडम इन 1857। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने लिखा ना, वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये हमारी जो अनरियलिटी है वो प्रेजेंट की है। वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री टुडे, आज हम विकसित देश होते, बट वी आर नॉट, लेकिन हम नहीं है। चलो ठहर, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। किस कंडीशन में होते, इफ वी गॉट फ्रीडम इन 1857, अगर हमें आज़ादी मिल गई होती, कहाँ, पास्ट में। तो हम देख रहे हैं कि इफ के साथ जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो पास्ट की है, 1857 लिखा है ना, रिजल्ट उसका प्रेजेंट में। तो अगर रिजल्ट प्रेजेंट में तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म सही लिखी हुई है, लेकिन अगर कंडीशन पास्ट की है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए। पास्ट की कंडीशंस के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो लिखो हैड गॉट। इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857, अगर हमें 1857 में आज़ादी मिल गई होती तो। अब ध्यान से देखो, वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री बट वी आर नॉट, यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, बट वी आर नॉट, लेकिन हम है नहीं डेवलप्ड कंट्री, तो ये प्रेजेंट की अनरियलिटी हो गई, ठीक है। इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857 बट वी डिडंट, अगर हमें 1857 में आज़ादी मिल गई होती लेकिन नहीं मिली आज़ादी। अगला देखो, दे विल बाय द पिक्चर इफ इट इम्प्रेसेस देम। अब देखो, दे विल बाय द पिक्चर हमने लिखा, तो ये हमारी मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में आप देखोगे हमने फ्यूचर टेंस लिखा है, और ये हमारी इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज में हमने पास्ट टेंस लिखा है, तो ये गलत हो गया। अब अगर आप वहां पे पास्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे वुड बाय लिखो, अगर यहाँ पे विल बाय लिख रहे हो तो वहां पे इम्प्रेसेस लिखो। तो या तो इसको ओपन कंडीशन बनाओ या सेमी क्लोज कंडीशन बनाओ, ठीक है। तो अब होता क्या है, कि हमें अगर लगता है कि हम किसी सेंटेंस को दोनों तरीके से सही कर सकते हैं तो करेक्शन बाद वाला करना चाहिए, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे वुड बाय लिख दें ये तब भी सही हो जाएगा, अगर इम्प्रेसेस लिख दें तो भी सही हो जाएगा। वुड बाय लिखेंगे तो सेमी क्लोज कंडीशन बनेगा, इम्प्रेसेस लिख देंगे तो ओपन कंडीशनल बनेगा। तो जब हमें पता है दोनों तरीके से सही हो सकता है तो करेक्शन बाद वाला करो। जब कभी ऐसा लगे कि हम किसी स्टेटमेंट को दो तरीके से सही कर सकते हैं और दोनों ही तरीके लॉजिकल हैं, ग्रामेटिकल हैं, तो करेक्शन बाद वाला किया करो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सही कर लेंगे। अगला देखो,
इट इज नेसेसरी दैट एवरी प्लेयर विल हैव एनफ रेस्ट बिफोर द क्रूशियल मैच। ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि हर एक प्लेयर जो है वो क्रूशियल मैच से पहले प्रॉपर आराम करे। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना, एवरी प्लेयर विल हैव एनफ रेस्ट बिफोर द क्रूशियल मैच, ये एक नेसेसिटी है। ये लिखा ना यहाँ पे, इट इज नेसेसरी। तो अगर ये नेसेसिटी है तो इसमें लिखी गई वर्ब जो है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में आएगी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड जो होता है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ठीक, ये जो हमने विल हैव लिखा है ये बेस फॉर्म तो है नहीं, तो ये गलत, ये नहीं है, ये गलत, ये नहीं है, ये गलत, ये आंसर। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हैव। इट इज नेसेसरी दैट एवरी प्लेयर हैव एनफ रेस्ट बिफोर द क्रूशियल मैच, कि जो क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट मैच है उससे पहले हर एक प्लेयर जो है वो पर्याप्त आराम कर ले। तो ये ऐसी एडवाइस है, ऐसी नेसेसिटी है। ठीक है, अब सभी ने रेस्ट किया है कि नहीं किया है, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमें फैक्ट नहीं पता, मतलब फैक्चुअल रियलिटी क्या है हमें वो नहीं पता, लेकिन ये नेसेसिटी है। अगर ये नेसेसिटी है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में इसको लिखना है, तो हमने लिख दिया। इसके लिए बस इतना ही, बाकी अब मिलेंगे कल, तब कुछ पढ़ेंगे नया। तब तक के लिए सभी खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू, बाय बाय।